हेलो स्टूडेंट्स, चेक चेक ओके। चलिए आज न्यूक्लियर केमिस्ट्री की सेकंड क्लास। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, फिर इससे सुन लीजिएगा। बीटा पार्टिकल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन बस +10। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या तो इसको पी करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हाइड्रोजन ऐसे शो। अल्फा पार्टिकल हीलियम 24 डबल चार्ज। गामा रेज जिसमें कोई भी एटॉमिक नंबर, कोई भी मास नंबर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का बंडल होता है, फोटॉन्स के फॉर्म में शो करते हैं। ड्यूटेरियम या तो इसको डी करके 1 2 या ऐसे शो करते हैं। टिटेनियम या तो 1 3 करके या सिंपली हाइड्रोजन के आइसोटोप में 1 3 करके शो। तो कॉपी में लिख लीजिए, बार बार ये आएंगे इसलिए आपको पूछना पड़ेगा, आपको बताना। नो डाउट। चलिए लिख लिया होगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था, हर एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करता, वही एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। और जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है वो डिफरेंट पार्टिकल्स का अमिशन करके अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो डिफरेंट पार्टिकल्स का जो अमिशन करता है उसी चीज को कहते हैं एक्टिविटी। वहीं से नाम पड़ता है रेडियो एक्टिविटी। फिर हमने कहा था ये हम कैसे देखते हैं कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है कि नहीं। मैसेज
ये हम कैसे देखते हैं? कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है कि नहीं, उसको बताने के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो देखा जाता है। और ये बोला जाता है जो लाइटर एलिमेंट होते हैं, जो लाइटर एलिमेंट होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर अप टू 20 होता है, उनको स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 होता है। जब हैवियर एलिमेंट हो जाता है, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 हो जाता है, उनकी स्टेबिलिटी के लिए N/P का रेशियो 1 से लेके 1. वेट करिए वेट करिए वेट करिए वेट 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 जो हैवियर ओके जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए N/P का रेशियो 1.6 तक चला जाता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन उठता है, जब कोई एलिमेंट हैवियर हो जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होने लगता है, तो N/P = 1 पे स्टेबल नहीं होता है। उसके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.6 तक चला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका आंसर सी, बस फंडामेंटल क्वेश्चन है। जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होता है, वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए N/P का रेशियो 1.6 तक ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अद्रिका, आपने काफी अच्छा लिखा है। अद्रिका ने अच्छा आंसर लिखा है। सज्जल ने भी अच्छा आंसर लिखा। आंसर होता है, जैसे जैसे एलिमेंट हैवियर होने लगता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है, तो उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने लगते हैं। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ने लगते हैं, तो वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस काम करने लगते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए हमको जितने प्रोटॉन्स बढ़े हैं, उससे न्यूट्रॉन्स को ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा न्यूट्रॉन बढ़ने से उसमें ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होता है, और वो ज्यादा प्रोटॉन्स जो बने हैं, रिपल्सिव फोर्सेस आए हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हमको प्रोटॉन्स को और ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, जिससे जो न्यूक्लियर फोर्सेस डेवलप हों,
वो प्रोटॉन प्रोटॉन के ज्यादा रिपल्शन को भी ओवरकम कर सके। इस वजह से जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनमें n/p का रेशियो 1 से काम नहीं चलता है, वो रेशियो 1.6 तक चला जाता है। ये देखा जाता है ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है, वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं। उसमें तुम चाहे n/p का रेशियो कुछ भी कर डालो, तो इतने ज्यादा प्रोटॉन्स आ जाते हैं कि वो न्यूक्लियर फोर्सेस उतने हाई रिपल्सिव फोर्सेस को नहीं ओवरकम कर पाता। इसलिए जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है, वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं। एक मिनट, पहले ये तो बता दो कि एटॉमिक नंबर 83 किसका होता है? शोभित शर्मा ने सही लिखा है, आदित्य अग्रवाल ने सही लिखा है, काफी स्टूडेंट सही लिख रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। वो होता है बिस्मथ। वो होता है बिस्मथ। वेट करना, जस्ट वेट। ले लो उसको, लेकिन है नहीं। वो होता है बिस्मथ। और ध्यान रखना, बिस्मथ उसका एटॉमिक नंबर 83 होता है, और 83 एटॉमिक नंबर से ज्यादा वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब रेडियो एक्टिव होते हैं। इसको बताने के लिए एक ग्राफ बनाया जाता है। इसको बताने के लिए ग्राफ बनाया जाता है। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, वाई एक्सिस में न्यूट्रॉन लिया है। नहीं, बिस्मथ रेडियो एक्टिव नहीं होता है रितंब्रा। वाई एक्सिस में न्यूट्रॉन, एक्स एक्सिस में प्रोटॉन। अगर ये n/p का रेशियो 1:1 होता, 1 होता, तो ये 45 पे डॉटेड लाइन को फॉलो करता। लेकिन हम जानते हैं एटॉमिक नंबर अब तो 20 होता है। लाइटर एलिमेंट होते हैं उनके लिए तो ये डॉटेड लाइन फॉलो की जाती है, लेकिन हैवियर एलिमेंट के लिए n/p का रेशियो 1.6 तक चला जाता है। तो ये ग्राफ जो बनाते हो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। और ये जो शेडेड एरिया बनाते हो उसको बोलते हो जोन ऑफ स्टेबिलिटी।
अगर जब हमको देखना होता है कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं, तो उसके लिए N/P का रेशियो इस शेडेड जोन के अंदर होता है, तब तक तो वो रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करता है, स्टेबल रहता है। लेकिन अगर N/P का रेशियो इस जोन ऑफ स्टेबिलिटी से ज्यादा हो या इससे कम हो, जितना N/P का रेशियो स्टेबिलिटी होने के लिए जोन ऑफ स्टेबिलिटी में चाहिए, उससे अगर डेविएटेड है, चाहे उससे ज्यादा हो या उससे कम, तो क्या करता है? वो डिफरेंट पार्टिकल्स का अमिशन करके दोबारा अपना N/P का रेशियो इस जोन ऑफ स्टेबिलिटी में लाने की कोशिश करता है। उसके लिए डिफरेंट पार्टिकल्स का अमिशन करता है, उसी को हम एक्टिविटी कहते हैं, वहीं से नाम रेडियो एक्टिविटी पड़ता है। यहीं पे लिखोगे। इफ N/P ratio is higher than required, मतलब N/P का रेशियो जोन ऑफ स्टेबिलिटी में होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा है। यहां पर है कोई एलिमेंट, यहां पर है, तो वो अपना N/P का रेशियो घटाना चाहेगा। तो घटाने के लिए क्या करता है? बेटा नहीं पता हो तो बोलना नहीं, मालूम हो तो बात करना। इसलिए पिछली क्लास में बोला था, बताया था, थोड़ा किताब पढ़ के आना। लेकिन तुम्हें कहा, तुम्हें तो 2-3 साल पढ़ना है ना, तुम्हें ये सब कहाँ आता है, कहाँ करता है, सुनते ही कहाँ बात। हमने बोला अगर N/P का रेशियो जोन ऑफ स्टेबिलिटी में नहीं है, उससे ज्यादा है जितना होना चाहिए, तो क्या करता है जिससे उसका N/P का रेशियो कम हो जाए और दोबारा जोन ऑफ स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करे? कुछ फ्रेंड्स ने लिखा कि वो क्या करता है, बीटा पार्टिकल का अमिशन करता है। क्या करता है? बीटा पार्टिकल का अमिशन करता है। अब बीटा पार्टिकल होते क्या? इलेक्ट्रॉन। उनका अमिशन करता है, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात, न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा होते हैं कि उनका अमिशन कर देगा। न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन्स तो ना होते कि उनका अमिशन कर देगा, उसको कहोगे बीटा पार्टिकल का अमिशन हो गया। ये बीटा पार्टिकल का अमिशन कैसे हो जाता है? आंसर आर्यवर्धन ने लिखा है, वो क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करने लगता है। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसकी बैलेंसिंग करोगे तो साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तभी बैलेंस होगा। और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल, जिसके कारण जो N/P का रेशियो ज्यादा था वो कम होना शुरू हो जाता है।
जिससे दोबारा n/p का रेशियो इस जो रेड वाला जोन है, जो कि स्टेबिलिटी जोन है, वहां पर आने की कोशिश करता। तो आंसर होता है जिनका n/p का रेशियो जितना रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी के लिए होता है उससे ज्यादा होता है, तो जब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट होने लगते हैं उससे बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है। अब चेक करना, बैलेंसिंग है न्यूक्लियर रिएक्शन, साथ ही साथ एनर्जी भी निकलती है इन फॉर्म ऑफ एंटी न्यूट्रोनोज। ये एक तरह का फोटॉन्स होते हैं, कोई उनकी मास नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो एंटी न्यूट्रोनोस के फॉर्म में एनर्जी भी साथ में निकलती है। लेकिन एक पार्टिकल एंटी न्यूट्रोनोस पार्टिकल होते हैं जो कि फोटॉन्स का रूप होते हैं, सिर्फ एनर्जी, जिनका कोई मास चार्ज लेस होता है, उनका भी साथ साथ एमिशन। अगला पॉइंट आता है, इफ n/p रेशियो is lower than required, मतलब जो n/p का रेशियो स्टेबिलिटी जोन में होना चाहिए उससे कम है, तो वो क्या करना चाहेंगे? अपने n/p के रेशियो को बढ़ाना चाहेंगे, दोबारा स्टेबिलिटी जोन में आना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? आंसर होता 3 में से एक काम करते। आंसर होता 3 में से एक काम करते। तुम पहले एक ही बता दो यार। जसकीरत ने पूरा सही लिखा है, पार्थ त्रिपाठी भी अब फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे। 3 में से एक काम करते, या तो वो अल्फा पार्टिकल का मिश्रण करते हैं, या फिर पॉजिट्रॉन का मिश्रण करते हैं, या फिर वो के इलेक्ट्रॉनों की कैप्चरिंग करते हैं। या तो अल्फा पार्टिकल का मिश्रण करते हैं, या पॉजिट्रॉन का मिश्रण करते हैं, या के इलेक्ट्रॉनों की कैप्चरिंग करते हैं। जानते हो के इलेक्ट्रॉन सर्वत शुक्ला, आपको के इलेक्ट्रॉन पता है? आपने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। के इलेक्ट्रॉन होता क्या? बेटा के सेल, न्यूक्लियस के जो पहले वाला सेल होता है, न्यूक्लियस के बाद जैसे पहला सेल होता है n=1 वाला, उसको के सेल कहते हैं। वहां से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है, उसको के इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग कहते हैं। यहां पर एक बात को ध्यान दीजिए, जब पॉजिट्रॉन का मिश्रण होता है उसको इस तरह से लिखते हो, चेक करो बैलेंस, उसको सिखाया था पॉजिट्रॉन कहते हैं। उससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने लगते हैं, n/p का रेशियो जो कम था बढ़ने लगता है। के इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग करते हो,
उससे भी बैलेंस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने लगते हैं, N/P का रेशियो बढ़ने लगता है। साथ में न्यूट्रॉनोस का एमिशन होता है, जो कि चार्जलेस, मासलेस, बेसिकली सिर्फ क्या होते हैं, फोटॉन्स की एनर्जी के बंडल्स होते हैं, उनका एमिशन साथ साथ होता है। एनर्जी भी फॉर्म ऑफ एंटी न्यूट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉनोस एमिट होती है। तो एक पंखा या तो पॉजिट्रॉन का एमिशन करते हैं या के इलेक्ट्रॉनों की कैप्चरिंग करते हैं। उससे क्या होने लगता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। N/P का रेशियो जो कम था वो पहले से बढ़ने लगता है। या आपने कहा था अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता, तो बेटा मेरी बात सुनना, अगर मैं अल्फा पार्टिकल का एमिशन करूंगा या तो ऐसे एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, अगर वो अल्फा पार्टिकल का एमिशन करेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। अगर यहां N/P का रेशियो निकालो और यहां पर N/P का रेशियो निकालो, तो देखते हो कि जो Y बना है, इस Y में N/P का रेशियो X के मुकाबले बढ़ता है। इसलिए अल्फा पार्टिकल के एमिशन से N/P का रेशियो इंक्रीज करता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये पॉजिट्रॉन का एमिशन, के इलेक्ट्रॉनों की कैप्चरिंग, ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल का एमिशन है, which is the phenomena of natural radioactivity. फिर से बोल रहा हूं, पॉजिट्रॉन का एमिशन, के इलेक्ट्रॉनों की कैप्चरिंग, दिस इज द फिनोमेना ऑफ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। बट जो अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, which is the phenomena of natural radioactivity. एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है, बहुत हैवियर होते हैं, उनका N/P का रेशियो जोन ऑफ स्टेबिलिटी से बहुत डेविएटेड होता है। तो उनका काम सिर्फ बीटा एमिशन या अल्फा एमिशन से नहीं, अल्फा भी एमिशन करते हैं, बीटा भी एमिशन करते हैं। वो बार बार स्टेप्स बनाते चले जाते हैं। तो पैरेंट एलिमेंट होगा, वो डिके करके अपना डॉट एलिमेंट बनाएगा, वो फिर से रेडियो एक्टिव होगा, फिर डिके करके अपना डॉट एलिमेंट बनाएगा, फिर डिके करके अपना डॉट एलिमेंट बनाएगा, और वो ऐसा तब तक करता जाएगा जब तक उसका N/P का रेशियो जोन ऑफ स्टेबिलिटी में वापस ना आए। अब हमको ये बताइए,
इतना दो टर्म्स तो तुम्हारे सामने आ गया कि बीटा पार्टिकल का एमिशन तो तब होता है जब n बाई पी का रेशियो रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी से ज्यादा हो। अल्फा पार्टिकल का एमिशन तब होता है जब n बाई पी का रेशियो रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी से कम होता है। समझ में आती है बात? ये गामा रेज का एमिशन कब होता है? इतना तो क्लियर है कि गामा रेज फोटॉन्स का रूप है, ना चार्ज है ना मास, लेकिन उनका गामा रेज का एमिशन कब होता है ये कोई स्टूडेंट हमको बताए। आदित्य सिंह ने आंसर सही दिया, लेकिन बहुत अच्छा आंसर नहीं दिया, लेकिन कुछ लिखा है। क्यों? जय जयस्वाल। अभी तक प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा मेरे पास। अगर आप किताब आपने पढ़ी होगी थोड़ा बहुत, यस, जसकीरत ने कुछ किताब तो पढ़ी है मेरे को लगता है, मेहनत करी है जस पे। गुड। तो आंसर होता है जब भी न्यूक्लियस में कोई भी हलचल होती है, किसी भी तरह के पार्टिकल का एमिशन होता है, तो न्यूक्लियस एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है। कहां चला जाता है? एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है। जब भी न्यूक्लियस में कुछ भी हलचल होती है, किसी भी तरह के पार्टिकल का एमिशन होता है, तो न्यूक्लियस एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है। तब वो अपनी एक्सेस एनर्जी को गामा रेज के फॉर्म में एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। इसलिए जो गामा रेज का एमिशन होता है वो हर केस में होता है। कुछ भी एमिशन होगा साथ में एनर्जी जरूर निकलती है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, जहां पर हम कहते हैं गामा रेज का एमिशन। रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला जब भी कोई भी न्यूक्लियर फिनोमेना होता है, किसी भी तरह के पार्टिकल का एमिशन होता है, न्यूक्लियस एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है, हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तब अपनी एक्सेस एनर्जी को गामा रेज के फॉर्म में एमिट करता है। बेटा एनर्जी वो सिर्फ गामा फॉर्म में नहीं, न्यूट्रोनोज, एंटी न्यूट्रोनोज, बहुत तरह के फॉर्म्स में एनर्जी निकलती है। लेकिन जो गामा रेज पढ़ते हो वो भी एक तरह का रेडिएशन है, उसको आप कोई भी तरह का एमिशन होगा गामा रेज का एमिशन जरूर, और उससे गामा रेज के एमिशन से n बाय पी के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से आराम, कुछ टर्म्स बोलूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा, बताते रहिएगा। अब ये पूछते हैं, अगर कोई एलिमेंट x है जिसका एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a है, जब वो अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है तो जो y बनता है उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, मास नंबर 4 से कम हो जाता है। तब हमको ये बताइए, इस x
और इस y के बीच में रिलेशनशिप क्या होती? What is the relationship between x and y? तो अच्छा स्टूडेंट सी जसकीरत ने आंसर दे चुका है। अभी तो एक ही स्टूडेंट ने आंसर दिया। सोम प्रजापति ने भी आंसर दिया, अंकुर गौतम ने भी कुछ बोला है, शास्त्र श्रीवास्तव ने कुछ बोला है। बड़ी सिंपल सी बात पूछी। क्वेश्चन है कोई एलिमेंट x है, उसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया, डॉट एलिमेंट y बनाया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y? नहीं पता सजल तो नहीं बोलते हैं, बकवास हो जाता है, गंदगी दिमाग में भर जाती है। जल्दी बोलो, आपने पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है। आशीष तिवारी ने बोला, देखो उनको कहते हैं आइसोडाइफर्स। क्या कहते हैं? आइसोडाइफर्स। अब यही बता दो आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, इतना ही बता दो यार। आइसोडाइफर्स किसको कहते हैं? तुम यार क्या वास्तव में बहुत बहुत बुद्धू हो, कुछ नहीं आता और बातें करोगे कि हमको एडवांस पढ़ना। अरे भैया पहले पॉलिटेक्निक तो पढ़ लो। आइसोडाइफर्स उनको कहते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है, दे आर नोन एज आइसोडाइफर्स। जैसे यहां पर न्यूट्रॉन्स निकाले जाएं तो कैसे निकालोगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाओगे तो न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर z। ये वैल्यू कितनी आई? A-2z। अल्फा पार्टिकल निकल गया, ये बना। यहां न्यूट्रॉन्स कितने हुए? ये न्यूट्रॉन्स हुए, इसमें से प्रोटॉन घटाओ और चेक करो क्या ये वैल्यू भी A-2z आ रही है? अपने आप चेक करो, क्योंकि प्रूफ कर देता है। अल्फा पार्टिकल्स निकलने के बाद जो x में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का डिफरेंस है और y में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस है, सेम है। तो इसका मतलब एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ये पैरेंट और डॉटर एलिमेंट x और y के बीच में रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? आइसोडाइफर्स। इस बात को भी ध्यान रखना, अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाता है और पूरी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होती है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल निकलने से जो डॉट एलिमेंट बनता है वो लेफ्ट हैंड साइड में 2 यूनिट पीछे चला जाता है। जब हम ये कहते हैं बीटा पार्टिकल का मिशन होता है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन करके दिखाओगे,
तब एटॉमिक नंबर एक यूनिट से बढ़ जाता है, मास नंबर वही रहता है। जब बीटा पार्टिकल का मिशन होता है तो एटॉमिक नंबर एक यूनिट से बढ़ जाता है, मास नंबर वही रहता है। तो पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन एक यूनिट से आगे बढ़ जाती है, राइट हैंड साइड। तब पूछते हैं एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। यस, तो ये मास नंबर सेम रहते हैं, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होता है, देन दे आर नोन एज आइसोबार्स। जब पॉजिट्रॉन का मिशन होता है, जिसको ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, एक ही बात, इलेक्ट्रॉन करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, तब एटॉमिक नंबर एक यूनिट से कम हो जाता है, मास नंबर वही रहता है। तब भी एक्स और वाई को आपस में क्या कहते हैं, आइसोबार। अगर के इलेक्ट्रॉनों की कैप्चरिंग करता है, तब भी एटॉमिक नंबर एक यूनिट से कम हो जाता है, मास नंबर वही रहता है। तब भी एक्स और वाई को क्या कहते हैं, आइसोबार्स। अगर हम ये बोलते हैं कोई एलिमेंट एक्स, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, उसने एक अल्फा पार्टिकल और दो बीटा पार्टिकल का एमिशन किया, तो क्या होगा, जो एलिमेंट वाई बनेगा उसका एटॉमिक नंबर एक अल्फा दो बीटा का मिशन करेगा, अल्फा मिशन से एटॉमिक नंबर दो से कम हो जाता है, एक बीटा से एक बढ़ जाता है, तो एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, लेकिन मास नंबर चार से कम हो जाए। तब एक्स और वाई को आपस में क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर में चेंज आया है, इसलिए दे आर नोन एज आइसोटोप्स। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है तो उसका n/p का रेशियो डिस्टर्ब होता है, तब वो पेरेंट एलिमेंट डिके करके अपना डॉटर एलिमेंट बनाता, अगर वो भी रेडियो एक्टिव है फिर डिके करके अपना डॉटर एलिमेंट बनाएगा, वो भी रेडियो एक्टिव है फिर डिके करके अपना रेडियो एक्टिव बनाएगा डॉटर एलिमेंट। तो ये अपने आप में तब तक चलता रहता है जब तक कि एक स्टेबल न्यूक्लियस बन जाए जिसका n/p का रेशियो स्टेबिलिटी जोन में दोबारा आ जाए। लेकिन ऐसा करने से एक पूरी सीरीज बन जाती,
जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सीरीज। कोई स्टूडेंट बताए कितने तरह की रेडियो एक्टिव सीरीज होती हैं? हम्म, 4 तरह की सीरीज। अभी स्टूडेंट लिख भी रहे हैं। एक होती है फोरन सीरीज, एक होती है 4n+1 सीरीज, एक होती है 4n+2 सीरीज, एक होती है 4n+3 सीरीज। 4 तरह की रेडियो एक्टिव सीरीज होती, जिसमें से ये जो 4n सीरीज, 4n+2 सीरीज, 4n+3 सीरीज नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज होती, लेकिन ये जो 4n+1 सीरीज होती है ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सीरीज होती। यहां पर सीखिए, जो 4n सीरीज के जितने भी मेंबर्स बनाऊंगा, लिखूंगा, सबकी बड़ी खास बात होती है कि उसके मास नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर दोगे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। 4n+1 सीरीज है, उसके किसी मेंबर को, उसके मास नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। 4n+2 सीरीज के किसी मेंबर के मास नंबर को ध्यान रखना, 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा। 4n+3 सीरीज में इसके सीरीज के किसी मेंबर को मास नंबर को 4 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा। पहले इतनी बात ये होनी चाहिए। ये जो 4n सीरीज होती है इसको हम थोरियम सीरीज कहते हैं। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, जो 4n है, 4n+2 है, 4n+3 है, नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज। मालूम है कहां जाके एंड होती है? जो नेचुरल सीरीज 4n, 4n+2, 4n+3 सीरीज होती है, क्या आप जानते हैं कहां पर जाके एंड होती है? देखिए, बताइए। यस, लेड पे जाके एंड होती है, लेड के आइसोटोप पे जाके एंड होती है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल सीरीज होती है, तो बता सकता है ये जाके कहां पे एंड होती है? यस, कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। वो सीरीज बिस्मत में जाके एंड होती है। ध्यान रखना, लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है और बिस्मत का एटॉमिक नंबर 83 होता है। अब सुनो, सबसे पहले मैंने 4n सीरीज को बोला, थोरियम सीरीज। ये शुरू होती है थोरियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 332, और ये एंड होती है लेड के आइसोटोप पे।
82 208। इस सीरीज की बड़ी खास बात, इसके मास नंबर को 4 से डिवाइड करोगे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसीलिए इसको फॉरेन सीरीज कहते हैं। आपसे पूछा जाता है इस फॉरेन सीरीज में यहां से स्टार्ट किया यहां एंड हुआ, इस सीरीज में कितने, क्योंकि नेचुरल सीरीज है और नेचुरल सीरीज में सिर्फ अल्फा और बीटा पार्टिकल ही एमिट होते हैं, तो पूछा जाता है इस सीरीज में कितने अल्फा कितने बीटा पार्टिकल का अमिशन होता है। जो कि आप निकाल भी सकते हो अगर अकल लगाओ, क्योंकि हमको मालूम है बीटा पार्टिकल के अमीशन से मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा पार्टिकल के अमीशन से मास नंबर 4 से कम होता है। तो यहां देखो, क्या मास नंबर 232 से 208 हुआ? 232 को 208 से घटाओ, कितना होता है? 24। 24 को 4 से डिवाइड कर दो, 6। तो कितने अल्फा? 6। याद बात नहीं करना, सुनना है कि 232 को 208 से घटाओगे क्या 24 आएगा? 24 को 4 से डिवाइड कर दो, अपने आप 6 अल्फा पार्टिकल्स आ गए। बेटा अगर 6 अल्फा है, कायदे से एटॉमिक नंबर 6 दूनी 12 से कम होना चाहिए, लेकिन यहां कम 8 से हो रहा है। तो इसका मतलब 12 में 4 बढ़ा भी है, तो इसका मतलब 4 बीटा पार्टिकल का भी एमिशन। फोर एन प्लस वन सीरीज की बात पहले बात कर ले, क्योंकि वो क्या है, आर्टिफिशियल सीरीज। फोर एन प्लस टू सीरीज की बात करते हैं। इस सीरीज को यूरेनियम सीरीज कहते हैं। ये स्टार्ट होती है यूरेनियम से, 92 230, एंड होती है लेड के आइसोटोप। लेड के कौन से आइसोटोप पे? 82 206। इस सीरीज की खास बात होती है, इस सीरीज का कोई भी मेंबर उठा लो, उसके मास नंबर को 4 से डिवाइड करो, जैसे 206 को 4 से डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर बचेगा। 238 को 4 से डिवाइड कर, चेक कर लो, 2 रिमाइंडर बचेगा। इसीलिए तो 4n+2
फेमिनिन। यस, इट्स ओके नाउ। ओके, मैंने कहा था जो यूरेनियम सीरीज होती है जिसको हम 4n+2 सीरीज कहते हैं, इस सीरीज के किसी भी मेंबर को उठा लो, उसके मास नंबर को 4 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर बचे। 238 को 4 से डिवाइड करके देखो, 206 को 4 से डिवाइड करके देखो, कोई मेंबर होगा उसकी पहचान। फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, कितने अल्फा कितने बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा? अपने आप निकालो। बहुत आसान। 238 को 206 से घटाओ, 32 आएगा। 32 को 4 से डिवाइड करो, 8 आएगा। तो 8 तो अल्फा हो गया। अल्फा 8 हुए तो कायदे से एटॉमिक नंबर को 16 से कम होना चाहिए, लेकिन 10 से कम हुआ है तो 6 बड़ा भी है। कैसे? 6 बीटा पार्टिकल का एमिशन। अब आती है बात 4n+3 सीरीज, जिसको हम एक्टिनियम सीरीज कहते हैं। जिसको हम एक्टिनियम सीरीज कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर एक्टिनियम होता है, लेकिन ये सीरीज भी यूरेनियम के आइसोटोप से ही शुरू होती है 235 और एंड होती है लेड के आइसोटोप 82 एंड 207। फिर से कहूंगा, इस सीरीज की खास बात है 235 को 4 से डिवाइड करो 3 बचेगा, 207 को 4 से डिवाइड करो 3 बचेगा। इसलिए 4n+3 सीरीज कहलाता है। अपने आप निकालो बेटा। आप सौम्य तिवारी, आपने पूछा ना बीटा पार्टिकल कैसे निकाला, अपने आप निकालो। कितने अल्फा कितने बीटा निकलेंगे, अपने आप निकाल के बताओ, अपने आप आंसर आ जाए। अपने आप करो, तो चम्मच से आपको दूध नहीं पिलाया जाए। अपने आप करो, आ जाएगा। पहले काम करो, 235 को 207 से घटा, क्या 28 आया? 28 को 4 से डिवाइड करो, क्या 7 अल्फा आया? अब सुनना, यहां पर एटॉमिक नंबर को देखो, क्या 10 से कम हो रहा है? लेकिन 7 अल्फा निकले हैं तो कायदे से 14 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब 14 कम होना चाहिए था, लेकिन हुआ 10 कम। तो 4 की बैलेंसिंग किससे आई? 4 बीटा भी निकले होंगे, तभी तो उसने 4 बढ़ाया भी होगा। तो 14 में 4 बढ़ा तो 10 का डिफरेंस इसलिए आया। इसलिए यहां से पकड़ में आ गया कि इसमें 7 अल्फा 4 बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है।
अब हम बात करते हैं 4n+1 सीरीज का। जो कि आर्टिफिशियल सीरीज, इसको हम नेपच्यूनियम सीरीज कहते हैं। ये नेपच्यूनियम से शुरू होती है, एंड होती है बिस्मथ पे, आइसोटोप पे 83। इस सीरीज की भी बड़ी विशेष बात है, कोई भी मेंबर उठा लो, उसके मास नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, एक रिमाइंडर बचेगा। लेकिन इसमें गलती से अल्फा बीटा पार्टिकल निकालने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि आर्टिफिशियल सीरीज है, इसमें तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर बहुत तरह से बढ़ रहा होगा, जैसे पॉजिट्रॉन का मिशन, के इलेक्ट्रॉनिक कैप्चरिंग, न्यूट्रॉन का मिशन, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आर्टिफिशियल सीरीज में। तो यहाँ पर तुम अल्फा बीटा पार्टिकल का इसलिए कोई मतलब नहीं रह जाता, इसीलिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस सीरीज कोई भी मेंबर उठाओगे, उसके मास नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, 1 रिमाइंडर बचेगा। दिस इज 4n+1 सीरीज। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आना चाहिए। अब सीखो, ये रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब कहते तो पैरेंट एलिमेंट डिके करके अपना डॉट एलिमेंट बनाता है, वो डिके करके अपना डॉट एलिमेंट बनाता है, उसमें कहते हो ये जो पैरेंट एलिमेंट था और ये डॉट एलिमेंट है, ये स्टडी स्टेट में आ जाते हैं। स्टडी स्टेट में आने का मतलब इसकी रेट ऑफ एक्टिविटी और इसकी रेट ऑफ एक्टिविटी बराबर हो जाती, तब कहते हो उस पैरेंट एक्स और डॉटर वाई के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता, उसको रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, जिसको मैं इस तरह से लिखता हूं, एक्टिविटी ऑफ पैरेंट is equal to activity of daughter element. हम जानते हैं माइनस dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n, तो उसको फर्दर लिख सकते हैं हम, लैम्डा ऑफ पैरेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पेरेंट्स, लैम्डा ऑफ डॉटर एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डॉटर एलिमेंट, फर्दर लिख सकते हो पैरेंट एलिमेंट्स, डॉटर एलिमेंट्स, हमको मालूम जितनी भी रेडियो एक्टिविटीज होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं, तो लैम्डा 0.693 अपॉन हाफ लाइफ होता है। इसलिए जब मैं इसको 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, इसको 0.693 अपॉन हाफ लाइफ लिखूंगा, 0.693 कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट अपॉन हाफ लाइफ
ऑफ डॉटर। इसलिए बोलते हैं पेरेंट और डॉटर के बीच में रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम तब होता है जब स्टेडी स्टेट आता है। वो कब आता है? जब पेरेंट और डॉटर एलिमेंट्स का उनके एटम्स का रेशियो उनकी हाफ लाइफ के रेशियो के बराबर होता है, तब पेरेंट और डॉटर एलिमेंट्स के बीच में रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बन जाता है। चलिए बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरेनियम डेटिंग? कोई स्टूडेंट लिख के दे। वेट करिए बेटा, जस्ट वेट। तो ठीक है बेटा, तुम्हें ठीक है। हाँ, मैंने पूछा था कितने स्टूडेंट जानते हैं कि यूरेनियम डेटिंग क्यों पढ़ते हैं? आंसर होता है किसी रॉक की, ओर की, मिनरल की, अर्थ की एज निकालने। रॉक की, मिनरल की, ओर की, अर्थ की एज
आवाज आ रही है? ओके, अब बताओ बेटा, आवाज आ रही है प्रॉपर? कैन यू सी द वीडियो नाउ? ओके, हाँ, मैंने तो पहले बोला था यूरेनियम डेटिंग क्यों पढ़ते हैं? ओर की, मिनरल की, रॉक की, अर्थ की एज निकालने के जो एक्सरसाइज की जाती है उसको यूरेनियम डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग क्यों पढ़ते हैं? प्लांट की, ट्री की, फॉसिल्स की, या वुडन आर्टिफैक्ट, बहुत पुराने वुड